बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। तेलंगाना में मतदान के साथ ही 5 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जनादेश में आज बात करेंगे कि तेलंगाना की जनता का मन किस ओर रहा, किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया और किसको पड़ेगी चोट, और साथ ही बात होगी मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव की भी। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। हमने देखा किस तरह से रैलियां हुई। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों को सत्ता में लाने के लिए, सत्ता की कुर्सी पर लाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आए। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला भी उन्हीं के हाथों में होता है और होना भी चाहिए। तो तेलंगाना में कैसा रहा मतदान, जानेंगे जमीनी हकीकत अपने संवाददाताओं से, और बाकी 5 राज्यों के चुनाव पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से भी हम करेंगे चर्चा। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो तेलंगाना विधानसभा की सभी 119 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना में करीब 64% मतदान हुआ है। प्रदेश की सभी 119 सीटों पर मतदान के साथ ही 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। हैदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद समेत सभी जगह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया और चुनाव आयोग के इंतजाम से काफी खुश नजर आए। पैरों में दर्द तकलीफ है, इसके लिए मुझे व्हीलचेयर की सुविधा दी गई है। वोटिंग डालने के बाद मुझे अच्छा लगा। कार्ड वगैरह बहुत जल्दी देख दिया है सबसे पहले, और सब कुछ छोड़ के पूरी लाइन में सबसे फास्ट आगे भेजे हैं, और 5 मिनट के अंदर ही पूरा काम मेरा हो गया है। तो बहुत सुविधा है, पुलिस की हेल्प वगैरह भी अच्छी है, वर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिले। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। करेक्ट लीडर आए तो हॉस्पिटल्स अच्छा रहना चाहिए, कॉलेजेस एंड सिटी डेवलपमेंट, नॉट ओनली सिटी, एंटायर स्टेट एंड इंडिया भी डेवलप्ड होना चाहिए। अगर अच्छा लीडर आएगा तो जनता भी खुश होगी, रोड सब जो भी है वो अच्छा बन जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। I am doing the job here in Telangana. It is not safety for girls. In buses also, trains, it is a lot of members is there. No security is there for women. आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ जुबली हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो वेंकटेश दग्गू बाती ने रंगारेड्डी जिले में मतदान किया। अभिनेता अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर और नागा चैतन्य जुबली हिल्स इलाके में मतदान करने पहुंचे, तो अभिनेता राणा दग्गुबाती और जगपति बाबू ने हैदराबाद के एफएनसीसी पोलिंग सेंटर पर वोट डाला। इनके अलावा तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने एसआर नगर के मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आम लोगों और फिल्मी हस्तियों के अलावा दिग्गज राजनेताओं ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद में मतदान किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने सिद्धिपेट में वोट डाला, तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट में मतदान किया। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने बंजारा हिल्स, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कोडंगल, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शास्त्रीपुरम और पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स में मतदान किया। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने मुशीराबाद के मतदान केंद्र में वोट डाला।
प्रदेश की सभी 119 सीटों पर मतदान के साथ ही 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हम कोई पार्टी का एमएलए का जरूरत नहीं है। हम स्वयं हमारा सरकार हम बनाएंगे। तेलंगाना के जनता के ऊपर विश्वास है। हमारा पार्टी पूरा बहुमत मिलेगा आदरणीय मोदी जी के नाम पर। 40 साल यहाँ के चुनाव एक बार आप ऑब्जर्व किए तो आपको पता लगा कि यहाँ पर ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले। वो सरकार पूरा हम अच्छे तरीक़ा से बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। वैसे तो तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन एआईएमआईएम, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी के अलावा अनेक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अब मतदान के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या केसीआर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या उनके वर्चस्व को ध्वस्त कर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो जाएगी। सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस 3 दशक पहले वाली राजनीतिक हैसियत हासिल कर पाएगी। लेकिन इनके जवाब के लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा, जब वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान होगा। हैदराबाद से उर्मिलेश भट्ट, धीरज कुमार और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो इस तरह से तेलंगाना में मतदान पूरा हो गया और तेलंगाना में मतदान के साथ ही 5 राज्यों में जो मतदान की प्रक्रिया थी अब वो पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है कि नतीजे जो 3 दिसंबर को आएंगे वो किस तरफ जाएंगे, क्या रुख तय करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर पूरे देश को इन नतीजों का इंतजार है। और हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार बंसल, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनादेश में। और अब जो मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी की निगाहें जो हैं वो अभी फिलहाल 3 दिसंबर के पहले एग्जिट पोल पर लगी हैं, लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो अभी तक पूरी राज्यों के सामने नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ के करीब सामने आ गए हैं, कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रुचि का विषय जो इन चुनावों में 5 राज्य का जो लोगों की नज़रें लगी हुई हैं वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या होगा, कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? आपका आकलन क्या कहता है? आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो सकता है? कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, लेकिन जिस तरह से शिवराज सरकार ने मेहनत की, प्रधानमंत्री जी ने, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ने वहां काम किया और कांग्रेस ठीक। अनिल जी, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पे विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी COP28 के लिए वो रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं। आज शाम दुबई पहुंचेंगे, उसके बाद कल दिन भर दुबई में रहेंगे और कल शाम को दिल्ली वापस आएंगे। और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बुलावे पर प्रधानमंत्री दुबई पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि दुबई में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है, उसका आयोजन हो रहा है। इस वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ साथ प्रधानमंत्री कुछ वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं, ऐसी खबर है। जलवायु परिवर्तन पर भारत ने अब तक जो वादे किए थे वो करीब पूरे किए हैं। अग्रदूत बनकर जलवायु परिवर्तन को लेकर जो एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक समस्या थी, जो एक चिंता थी, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस चिंता को दूर करने में। और खबर यह है कि जो विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 होगा, उसके उद्घाटन सत्र को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। साथ ही इसके अलावा 3 अन्य कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। भारत की जो बढ़ती साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको परिलक्षित करता है, क्योंकि विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो चिंता है, पर्यावरण को लेकर चिंता है, उसका द्योतक है और भारत उसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है वो इस सम्मेलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। COP28 के सम्मेलन में इसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। इस वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और इसके अलावा 3 अन्य कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री हिस्सा ले सकते हैं।
तो ये यात्रा, प्रधानमंत्री की दुबई यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर यादव। सुधीर, ये कितनी महत्वपूर्ण यात्रा है और जो ये सम्मेलन हो रहा है उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो किस तरह का संकेत प्रकट कर रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का जो इस बात पर जोर रहा है कि भारत की तरफ से जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, भारत उन पर तेजी से लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं और प्रधानमंत्री दुबई जा रहे हैं क्योंकि वहां पर विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी COP28 का आयोजन होने वाला है। कल इस सम्मेलन का जो उद्घाटन सत्र होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बुलावे पर प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन है, इसमें हिस्सा लेना एक बड़ी बात है और वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है, ऐसी खबर है। और जलवायु परिवर्तन पर भारत ने जो अब तक वादे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किए थे उसमें भारत अभी तक खरा उतरा है और भारत की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बढ़ती ताकत है। आर्थिक तौर पर भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उस बढ़ती हुई जिम्मेदारी को, खासकर जहां पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को, पूरी दुनिया को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे में सारे दुनिया की नज़रें भारत पर लगी हुई हैं क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एक आर्थिक ताकत है और ऐसे में जलवायु परिवर्तन जो एक चिंता का विषय है सारी दुनिया के लिए, ऐसे में भारत एक रास्ता निकाल सकता है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे उसमें करीब करीब भारत ने जो अभी तक जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो वादे किए थे, कम से कम उस पर वादों पर भारत खरा उतरता नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेने के लिए। उद्घाटन सत्र को तो संबोधित करेंगे ही प्रधानमंत्री, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 3 अन्य कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। COP28 शिखर सम्मेलन जो है, जिसे COP28 शिखर सम्मेलन कहते हैं, ये बहुत अहम माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके दुनिया के मुख्य 28 देश जो हैं इसमें हिस्सा लेते हैं, इसलिए COP28 कहा जाता है इसे। तो इस तरह प्रधानमंत्री COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुबई रवाना हो चुके हैं। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 5 चुनावी राज्यों में किस तरह की राजनीतिक हलचल है और एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं, एग्जिट पोल के नतीजे वो किस तरफ इशारा करते हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया।
म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। तेलंगाना के साथ ही सभी पांच चुनावी राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है, जब मतगणना होगी तो नतीजों का ऐलान होगा। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो इन सभी राज्यों में मतदान प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा रहा है। हालांकि 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक तेलंगाना में सिर्फ 64% ही मतदान हुआ है, जो पिछली बार के 73.74% से काफी कम है, यानी करीब करीब 10% मतदान कम होता नजर आ रहा है तेलंगाना में। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा करीब 2.25% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो महिलाओं मतदाताओं पे सभी का बहुत फोकस रहा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। वहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की आपसी कलह भी और सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच जिस तरह से तकरार हुई, उसके बाद इंडी गठबंधन बिखरता नजर आया। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। इन दोनों राज्यों में भी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान का असर भी चुनावी नतीजों पर दिख सकता है, पड़ सकता है। और चुनावी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले हम चलते हैं सीधे तेलंगाना, हैदराबाद में, जहां पर हमारे संवाददाता धीरज कुमार मौजूद हैं। धीरज, आज आपने दिन भर मतदान पर नजर रखी और एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज जो सामने आ रही है वो आ रही है मतदान का प्रतिशत। पिछली बार जहां यह 73.74 था, वो इस बार अभी तक जो हमें आंकड़ा मिला है उसमें सिर्फ 64% नजर आ रहा है, यानी सीधे 10% कम मतदान होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी आंकड़ों में सुधार होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह किस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी हमारे चुनाव आयोग जो तेलंगाना का चुनाव आयोग है उनसे अभी हमारी बात हुई और ये हमने जानने की कोशिश की कि तेलंगाना में हैदराबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा वो कब होगा। तो उसका अभी जो समय अभी नहीं दिया गया है। समय नहीं देने के पीछे की वजह यह है कि जो अलग अलग जो मतदान केंद्रों पर जो मतदान हुए हैं उसके अभी तक आंकड़े पूर्ण रूप से आए नहीं हैं। तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कितना मतदान प्रतिशत कम हुआ है और कितना मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ है। हाँ, लेकिन ये बात आपका कहना बिल्कुल हर बार होता है, आंकड़ों में सुधार होता है, कमी आई है। आंकड़ों में हमेशा सुधार होता है, वो आखिरी तक सुधरते रहते हैं। देर रात तक हमें मालूम पड़ेगा कि मतदान का, लेकिन 74% करीब जो पिछली बार था उससे 64 अभी तक जो दिखाई दे रहा है। अगर 2-3% भी सुधर जाता है और 7-8% का भी डिफरेंस रहता है तो भी ये बहुत बड़ा डिफरेंस है।
बिल्कुल आपका कहना सही है और यही कयास लगाया जा रहा है और यही जो राजनीतिक विश्लेषक भी यही बता रहे हैं कि इस बार का जो मतदान है, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि बम्पर वोटिंग होगा, बम्पर मतदान होगा, लेकिन जिस तरीके के अभी तक चुनाव आयोग ने नतीजे हमारे सामने पेश किए हैं, उस नतीजों के मुताबिक अभी यहाँ जो मतदान प्रतिशत में काफी कमी हुई है। और जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर 2-4% या 5% ही अगर मतदान में अगर कमी दर्ज होती है तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए, बीते 10 साल से जो केसीआर की यहाँ सरकार है और केसीआर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ये बात जरूर है कि यहाँ के लोग केसीआर की नीतियों से, जैसे कि अगर किसानों के ही मुद्दे ले लें, आप करप्शन के मुद्दे ही ले लें या शराब माफिया के ही मुद्दे ले लें या जिस तरीके से यहाँ जो काली कमाई की गई उसके मुद्दे ले लें, इतना तो जरूर दिख रहा है कि केसीआर से लोग नाराज थे, केसीआर के लोग खिलाफ थे और इसलिए उनका जो समर्थक वर्ग है, ऐसा अभी लग रहा है कि हम आपके साथ फिर आएंगे। हमारे साथ अनिल बंसल जी भी हैं। इसके क्या परिणाम होंगे ये बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हमारे साथ अनिल बंसल जी भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हमें जानने की कोशिश करेंगे कि 3 दिसंबर को जो नतीजे आ रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम ये जानना भी चाहेंगे कि जो एग्जिट पोल पर जो नजर लगी हुई है, और मैं आपसे ब्रेक से पहले जो अनिल जी बात कर रहा था वो मैं यही कह रहा था कि सबसे ज्यादा जो लोगों की नजर है देश भर में वो मध्य प्रदेश को लेकर है कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अपनी बात जो आप पूरी नहीं कर पाए थे, कृपया बताएं। प्रखर जी, देखिए, मध्य प्रदेश पर तो निगाहें इसलिए लगी हैं कि 5 राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश ही है। विधानसभा की भी वहां 230 सीट हैं और लोकसभा की सीटों के मामले में भी वो 5 राज्यों में सबसे बड़ा है। तो मध्य प्रदेश में शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस कुछ बेहतर स्थिति में है, लेकिन जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ और प्रधानमंत्री जी ने काफी जमकर वहां प्रचार किया और जो आपने अभी जिक्र किया कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की लड़ाई भी थी और भी कई, अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस का भंडाफोड़ किया और उस पर आरोप लगाए, उससे लोकसभा के गठबंधन को लेकर भी सवाल उठे, तो इन सब बातों को देखकर और एक जो शिवराज सरकार की योजनाएं हैं, लोक लुभावनी योजनाएं हैं, उनका धरातल पर काम हुआ है और जो महिलाओं के प्रति जिस तरह का महिलाओं का जो प्रधानमंत्री जी के प्रति एक तरह का लगाव है, उसको देखते हुए, महिला शक्ति को देखते हुए अब ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो भी भाजपा की बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि अभी भी ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लड़ाई कांटे की है, पर ऐसा अनुमान है और भाजपा के जो नेता हैं जो इस तरह के आत्मविश्वास के साथ वो बात कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में वापसी कर रहे हैं। ये आत्मविश्वास अचानक बढ़ा है, मतलब खासकर जब महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज, वैसा आत्मविश्वास वो छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं लगा रहे हैं, तेलंगाना के बारे में नहीं दिखा रहे हैं। तो हम इसको ये मान सकते हैं कि अगर उनका अपना सर्वेक्षण है, सबकी अपनी एजेंसियां होती हैं, सब फीडबैक लेते हैं और सबको जो रिस्पॉन्स मिलता है मतदाताओं का या चुनाव प्रचार के दौरान जो दर्शक श्रोता सुनने आते हैं, भीड़ आती है, उससे भी एक रेस्पॉन्सिव अंदाज लगता है। और ऐसी कोई किसी भी रूप में शिवराज चौहान के खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी राज्य की सरकार के खिलाफ नजर नहीं आई, ये सभी मानते हैं। हालांकि कांग्रेस को लगातार बिल्कुल सही, खासकर आखिरी समय में जो है जिस तरह से कवर किया गया और लाडली योजना जिस तरह ट्रम्प कार्ड बनकर निकली है, ये एक महत्वपूर्ण है। और राजस्थान की हम अगर बात करें, वैसे तो एक बहुत ही घिसा पिटा सवाल है बंसल जी कि राजस्थान के बारे में एक बहुत ही घिसा पिटा सवाल होता है जो हर एंकर और रिपोर्टर पूछता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन राजस्थान में चूंकि ऊंट का जुड़ाव है राजस्थान के साथ, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं राजस्थान में इसी ऊंट का शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है। राजस्थान के ऊंट की करवट को लेकर किसी को संदेह नहीं है जी। सब मानते हैं कि वहां ऊंट का एक रिवाज है और वो रिवाज अभी पिछले 30 साल से टूटा नहीं है जी। अगर पिछली बार ऊंट ने इधर करवट ली थी तो अगली बार उधर लेता है। तो एक तो ये जो इशू है कि वहां स्वाभाविक होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में थी, पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है। तो ये जो बदलाव का जो फैक्टर है कि एक बार वो, तो इसमें ये भाजपा के पक्ष में एक तरह की हवा बनाता है राजस्थान में। और दूसरे जो राज्य सरकार के महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हैं उसका जिस तरह से भाजपा ने जमकर प्रचार किया है, और अशोक गहलोत की लाल डायरी का मुद्दा हो, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई है, उसको हम नकार नहीं सकते। गुर्जर बेल्ट में खासतौर से दिखाई दिया कि जो सचिन पायलट का जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था और जो लोग अशोक गहलोत के साथ गए थे। अनिल जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाह रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रहेगी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे 5 राज्यों के चुनावों पर और जो एग्जिट पोल के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं उन पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे अनिल कुमार बंसल, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जब एग्जिट पोल के नतीजे भी धीरे धीरे साफ हो रहे हैं, तब हमें 3 दिसंबर का असली नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। और जहां तक 5 राज्यों के चुनाव की बात है तो मध्य प्रदेश पर सबकी नजर लगी रही। मध्य प्रदेश में जो मुख्य मुद्दा था वो महिला वोट बैंक था और महिलाओं में भी जो योजनाएं थी शिवराज सरकार की, उस पर सभी की नजर लगी हुई थी। और जो अभी तक नजर आ रहा है कि चुनाव आते आते जो लाडली योजना थी उसने अपना असर दिखाया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना, साथ में महिला सुरक्षा इसमें हावी रही, भ्रष्टाचार से जुड़ी लाल डायरी का मुद्दा हावी रहा। और इन सबसे इतर जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खींचतान थी, उसका भी असर कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो एग्जिट पोल के नतीजे हालांकि कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी टक्कर लेती दिखाई दे रही है, इसका अनुमान पहले नहीं लगाया गया था। तो फिलहाल जनादेश में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी।